हेलो नमस्कार प्रणाम। तो कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चे? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत लाजवाब तरीके से दौड़ रही होगी। फिर मैं आदेश के मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हुआ हूँ मेरे प्यारे रसगुल्लों। मैं आप लोगों के बीच में लेके आया हूँ सामाजिक विज्ञान, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जिस चैप्टर का नाम है, ध्यानपूर्वक क्या करते हैं इसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, जिस चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखेगा। क्या भूम क्या भूमंडली भूमंडलीकृत, ठीक है, भूमंडलीकृत विश्व का क्या विश्व का बनना। ठीक है, तो क्या है ये मेरा टॉपिक है कि भूमंडलीकृत विश्व का बनना, जो चैप्टर है मेरे प्यारे बच्चों, चैप्टर 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 3, ठीक है। यूपी बोर्ड की दृष्टि जो इसमें देखा जाएगा यूपी बोर्ड की दृष्टि से, वो इसमें सारे मिलते जुलते क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने मुख्य टॉपिक्स की ओर और यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न 1 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड की दृष्टि से, ठीक है। तो मेरा पहला क्वेश्चन जो है मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले प्रश्न 1 है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज द यूपी बोर्ड की दृष्टि से। तो 17वीं सदी से, मतलब 17वीं, ठीक है, 17वीं, ठीक है। तो 17वीं सदी से, ठीक है, 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के दो, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, आदान प्रदान के दो, यहाँ पे अच्छी तरीके से क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पर आदान प्रदान के दो, क्या आदान प्रदान के दो उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया और एक उदाहरण अमेरिका महाद्वीपों के बारे में चुनो। अब यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये है कि हमें 2 उदाहरण देने हैं, ठीक है। एक उदाहरण एशिया को चुनना है और दूसरा उदाहरण जो है उसको क्या करना है, अमेरिका महाद्वीप को चुनना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उत्तर में सबसे पहले अमेरिका जो है, अमेरिका में होने वाले आदान प्रदान के विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो आदान प्रदान है मेरे प्यारे बच्चों, कहाँ का, अमेरिका का, इसके बारे में सबसे पहले समझेंगे। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको समझेंगे, ठीक है। इसको समझना बहुत जरूरी है, इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक समझ लीजिए कि आपका कल्याण होना मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड के टेस्ट से। तो यहाँ पर इसको तो सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि इस प्रकार है, किस प्रकार है ये तो हमको नहीं पता है, इसको हम लोग यहाँ पर पता करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चीन विश्व के क्या दूरस्थ देशों के साथ व्यापारिक एवं संस्कृत संपर्कों का सर्वाधिक उपयुक्त उदाहरण सिल्क मार्ग के रूप में देखा जा सकता है, ठीक है। आगे है, सिल्क मार्ग जैसा नाम ही स्पष्ट है, इस मार्ग से पश्चिमी, ठीक है, इस मार्ग से क्या मेरे प्यारे बच्चों, इस मार्ग से पश्चिमी देशों को भेज जाने, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, जाने लिखा है, भेजे जाने वाले चीन रेशम का कितना महत्व था। एशिया, उत्तरी अफ्रीका एवं, आगे देखते हैं, ठीक है, उत्तरी अफ्रीका एवं, आगे देखते हैं, आगे हमारा है, आगे हमारे क्या, उसको हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे, देखने वाले हैं यहाँ पर मेरे पहले स्कूलों, यहाँ पर देखने वाले हैं कि का काहे का काहे का काहे का उत्तरी अफ्रीका एवं समुद्री, ठीक है, एवं समुद्री मार्ग खोज लिया और वे पश्चिमी सागर को पार करते हुए अमेरिका तक पहुंच गए। तो पूर्व आधुनिक विश्व बहुत छोटा प्रतीत होने लगा। पेरू और मेक्सिको में मौजूद
से निकलने वाली कीमती धातुओं, विशेष रूप से चांदी, ने भी यूरोप की संपदा को बढ़ावा। 17वीं शताब्दी के आगे आते आते पूरे यूरोप में दक्षिणी अमेरिका की धन संपदा के बारे में सता के किस्से बनने लगे थे। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद है कि 16वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया था। उसके बाद क्या है, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। स्पेनिश विजेताओं विजेताओं के पास अमेरिकी लोगों ने संघर्ष करने के लिए पर्याप्त अस्त्र शस्त्र एवं हथियार नहीं थे। लेकिन अमेरिका जो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन अमेरिका जो वर्षों में अलग अलग थलग था। यूरोप से आने वाली बीमारी चेचक से जंग हार गया। चेचक एक महामारी के रूप में अमेरिकी समुदाय में फैल गई। यूरोप के लोगों जहां नहीं भी पहुंचे, वहां लोगों ने चेचक करा चेचक से प्रभावित हुए। चेचक ने लगभग पूरे समुदाय को समाप्त कर दिया और इस तरह विदेशी शक्तियों को क्या कर दिया, प्रसृत किया। क्या किया मेरे प्यारे बच्चों, प्रशस्त किया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों ये तो हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसको हम लोग भी ध्यानपूर्वक देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रश्न 2, वो हमारा क्या है, हम लोग क्या करेंगे इसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। बताएं कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों के वैश्विक प्रसार ने अमेरिकी भूभागों ठीक है के उपनिवेशीकरण में किस प्रकार मदद दी। तो यहाँ तक हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, बारीकता से जानेंगे। तो हमारा उत्तर में जो है उसको भी हम लोग बारीकता से जान लेते हैं। उत्तर में एक है, पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं की विजय का सिलसिला 16वीं सदी के मध्य में आरंभ हुआ। इन दो देशों में अमेरिका के उपनिवेश बनना आरंभ किया था। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, यूरोपीय सेनाएं केवल अपनी सैन्य शक्ति के बल पर अमेरिका को नहीं जीत रही थी। अमेरिका को क्या हो रही थी, अपने बल पर नहीं जीत रही थी, ना ही उनके पास कोई परंपरागत किस्म का हथियार था, बल्कि उनके पास चेचक जैसी संक्रामक बीमारियों के कीटाणु थे, जो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, जो स्पेनिश सैनिकों को क्या अफसरों के साथ अमेरिका पहुंचे थे। ठीक है, तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों, लाखों वर्षों से अमेरिका शेष विश्व का पृथक रहा था। फलस्वरूप वहां लोगों ने यूरोप के संक्रामक बीमारियों से लड़ने की क्षमता नहीं दी थी। इस नए स्थान पर चेचक जैसी संक्रामक बीमारी बहुत घातक व जानलेवा सिद्ध हुई। यूरोपीय लोग जहां नहीं पहुंचे वहां भी यह संक्रामक बीमारी पहुंच गई। उसके बाद क्या है, चेचक जैसी संक्रामक बीमारी ने अमेरिका के सभी समुदायों को समाप्त कर डाला। इस तरह विदेशी घुसपैठियों की जीत का मार्ग प्रशस्त होता गया। चौथा हमारा टॉपिक है कि इस तरह बिना किसी चुनौती के पुर्तगाल और स्पेन द्वारा अमेरिका ने उपनिवेश की स्थापना हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। उसके बाद मेरे प्यारे रसगुल्लों आगे देखते हैं।
आगे है हमारा क्वेश्चन जो दूसरा है उसका पांचवा टॉपिक यह है कि चेचक जैसी संक्रामक बीमारी के संबंध में अमेरिकियों की मान्यता थी कि चेचक स्पेन की सेना द्वारा चलाई गई क्या अदृश्य गोलियां हैं जिनका प्रतिरोध करने की शक्ति अमेरिका के मूल समुदाय वालों में नहीं थी। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छी बात है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणियां लिखें। ठीक है, इन पे क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। किस पे लिखना है? पहला, कार्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला। ठीक है, उसके बाद अफ्रीका के रिंडर पैक्ट का आना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, गा वाला देखते हैं। उसके बाद गा है विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत। उसके बाद घा हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। महामंदी का प्रभाव। उसके बाद डा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। उत्तर गा है उत्तर का मेरे प्यारे बच्चों जो उत्तर का था कानला। ठीक है, तो कानला के समाप्त करने के ब्रिटिश सरकार का फैसला सबसे पहले देख लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूपी की बोर्ड्स की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 में ये फंसेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि 2026 में ये फंसेगा, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्या करना है, इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। तो चलिए देखते हैं कानला के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार का फैसला देखते हैं। पहला मतलब उत्तर है कि मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों ध्यान देने की कि ब्रिटेन ने जनसंख्या 18वीं सदी के अंतिम दशक में तेजी से बढ़ने लगी थी। इसके प्रारंभ में ब्रिटेन में भोजन की माप बढ़ी। फलस्वरूप भूस्वामियों के दबाव में आकर ब्रिटेन की सरकार ने कार्न के आयात पर पूरी तरह से क्या कर दिया, पाबंदी लगा दिया। पाबंदी लगाने के बाद क्या हुआ उसको भी हम लोग यहाँ पर ध्यान से डिस्कस करेंगे। क्या हुआ, पाबंदी लगा दिया। क्या हुआ, पाबंदी लग गई। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, पाबंदी लग गई। उसके बाद क्या होता है हम लोग देखते हैं यहाँ पर। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्रतिबिंब लगा दिया। प्रतिबंब क्या हुआ, पाबंदी के बाद ये प्रतिबंब लगा दिया। ठीक है, या जिसके बाद पाबंदी या प्रतिबंब लगा दिया। ठीक है, जिस कानून के माध्यम से सरकार ने कान के आयात पर प्रतिबंध लगाया उसे कार्न लॉ कहा जाता था। खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमतों से परेशान होकर देशों के उद्योगपतियों और शहरी नागरिकों को सरकार को इस बात के लिए विवश किया कि वे कार्न लॉ को तत्काल निरस्त कर दें। ठीक, कि वो जो है कार्न लॉ को क्या कर दें, तत्काल क्या कर दें, निरस्त कर दें। ठीक है, और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों कार्न लॉ के समाप्त होने के बाद बहुत कम कीमत पर खाद्य पदार्थों का आयात किया जाने लगा। क्या मेरे प्यारे बच्चों आयातित खाद्य पदार्थों का लागत में पैदा होने वाले खाद्य पदार्थों में भी कम थी। ऐसे में ब्रिटिश किसान निर्यातित खाद्य पदार्थों की कीमत का मुकाबला नहीं कर सके। फलस्वरूप देश के विशाल भूभाग पर खेती बंद हो गई और हजारों संख्या के कृषक बेरोजगार रह गए। ऐसे गांव से क्या हो गया, वहां पर ऐसा हुआ कि उनके विशाल भूभाग की खेती बंद हो गई और क्या हो गया, उनके हजारों कृषक मतलब कि जो किसान वगैरह थे वो सब बेरोजगार हो गए। ठीक है, जब खेती बंद हो जाएगी तो किसान तो बेरोजगार हो ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो गई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो हुआ उसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे। उसके बाद जो होता है उसको भी हम लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद क्या हुआ कि
मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, किसान क्या हो गया, बेरोजगार हो गए। ऐसे गांव से, ठीक है, उजड़ कर लोग शहरों के एक दूसरे के रूप में व्यक्त करने लगे। एक शहरों या दूसरे देशों में क्या हो गया, रूप करने लगे, मतलब कि वहाँ लोग जाने लगे, ठीक है, उनको वहाँ की चीजें समझ में आने लगी, ठीक है, तो वहाँ भी लोग क्या करते हैं, अपना बसेरा, क्या बोलते हैं कि बसेरा, ठीक है, तो वहाँ पर अपना बसेरा करने लगे। हम लोग क्या करते हैं, आगे देखते हैं। आगे हमारा है मेरे प्यारे बच्चों वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, अफ्रीका में, अफ्रीका में क्या, रिंडरपेक्ट का आना, अफ्रीका में रिंडरपेक्ट का आना, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जो हम लोग हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। मेरे प्यारे बच्चों आपको बता दिया जाता है, आपको समझाया भी गया, अच्छी तरीके से हर चीज हुआ, क्या कि मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, कि अफ्रीका में क्या रिंडर पेक्ट का आना, ठीक है, 1800 1890 ईस्वी के दशक के अंतिम वर्षों में अफ्रीका में रिंडरपेक्ट नामक एक बीमारी फैली। क्या हुआ, रिंडरपेक्ट नामक एक बीमारी फैली। मवेशियों, पालतू जानवरों को फ्लैन की तरह क्या हुआ, फैलने वाली इस बीमारी से लोगों ने क्या किया, आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था का व्यापक व्यापक क्या हुआ, प्रभाव पड़ा। उसके बाद मेरे प्रिय बच्चों दूसरा है, उसको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। उस उस समय क्या, इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका व देश पर आक्रमण कर रहे इटली के सैनिकों के भोजन के लिए एशियाई देशों से क्या, मवेशी लाए जा रहे थे। क्या हो रहा था वहां पे, मवेशी लाए जा रहे थे, ठीक है, क्या हो रहा था, मवेशी लाए जा रहे थे, मवेशी लाए जा रहे थे। रिंडरपेक्ट बीमारी ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशिया देशों से जहां पहुंची थी। तीसरा है पूर्वी अफ्रीका के प्रविष्ट हुई यह बीमारी शीघ्र ही पश्चिमी अफ्रीका की ओर बढ़ते हुए 1892 ईस्वी में क्या, अटलांटिक तट तक जा पहुंची। क्या हुआ, अटलांटिक तट तक जा पहुंची। 5 वर्ष में यह बीमारी केप तक पहुंच गई। अफ्रीका के रिंडरपेक्ट के समग्र क्या, संक्रमण मार्ग में पड़ने वाले क्षेत्रों में क्या क्या हुआ, 90% से अधिक क्या हुआ, मवेशी मारे गए। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। क्या होता है कि यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों कितने, 90% अधिक मवेशी मारे गए। उसके बाद चौथा है हम लोग देखते हैं। चौथा है कि बड़ी संख्या में पशुओं के मारे जाने के बाद अफ्रीकियों के श्रम बाजार की ओर जाने हेतु बगान मालिकों, क्या, बगान मतलब बगिया वगैरह मालिकों, खान मालिकों मतलब खाना वगैरह जो होता है उसके मालिकों, और औपनिवेशिक सरकारों के शेष बचे मवेशियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद क्या होता है, पांचवा, बचे हुए पशु संसाधनों का नियंत्रण से यूरोपीय क्या, उपनिवेशकारों को समस्त अफ्रीका को जीतने और गुलाम बनाने का अवसर मिल गया। और क्या हुआ, वहां पर गुलाम बनाने का अवसर भी मिल गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है मेरे प्यारे बच्चों गा, आगे हमारा क्या है, गा, कि विश्व युद्ध के कारण यूरोप में क्या, कामकाजी उम्र में पुरुषों की मौत। देखिए विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र में जो होता है, जो काम काज करने की उम्र जो होती है पुरुषों की, उसमें की मौत क्यों हुई थी, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि पहला टॉपिक के हिसाब से लिखेगा 1 2 3, ठीक है, कि प्रथम विश्व युद्ध अगस्त 1904 में आरंभ हुआ। तत्कालीन ज्यादातर सरकारों का एक ऐसा सोचना था कि युद्ध 2-4 माह से समाप्त हो जाएगा, कि क्या होगा, वहां पर जो युद्ध हो रहा था वो 2 या 4 माह में ही समाप्त हो जाएगा। किंतु
इस युद्ध के समाप्त होने में 4 वर्ष से अधिक का समय लग गया। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या हुआ? अत्यंत विनाशकारी हुए। क्या हुआ? अत्यंत विनाशकारी हुए। ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे स्कूलों क्या होता है? उसके बाद होता है कि यह प्रथम औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध हेतु विश्व भर से बड़ी संख्या में सैनिक भर्ती किए गए। उन सैनिकों को जलपोतों एवं रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर लाया गया था। इस युद्ध में क्या हुआ? 90 लाख से अधिक क्या हुए लोग मारे गए और 2 करोड़ से ज्यादा लोग क्या हुए? घायल हुए। तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? मृतकों एवं घायलों में कामकाजी जनसंख्या के लोग अधिक थे। इस क्या हुआ? त्रासदी के कारण यूरोप में कार्यशील जनसंख्या में बहुत कमी आई। क्या हुआ? यूरोप में जो था मेरे प्यारे बच्चों, क्या हुआ? उनमें जनसंख्या में बहुत ही कमी आई। उसके बाद हमारा चौथा टॉपिक है। उसके बाद जो हमारा चौथा टॉपिक है उसको भी हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। उसके बाद जो टॉपिक हमारा चौथा है, युद्ध के परिणाम स्वरूप परिवार के सदस्यों की संख्या घट जाने से क्या हुआ? परिवार की आय की गिरावट दर्ज की गई। तो यहाँ तक क्या हुआ? क्लियर हुआ। आगे हम देखते हैं। आगे है पांचवा हमारा, प्रथम विश्व युद्ध के सामाजिक संतुलन को क्या हुआ? प्रभावित किया। युद्ध में पुरुषों को मारे जाने व घायल होने से गिरती हुई परिवार की आय को फिर से पटरी पर लाने के लिए महिलाओं को काम करने के लिए घर की सीमा को बाहर निकालना पड़ा। तो यहाँ तक क्या हुआ? बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आया। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको हम बहुत अच्छे तरीके से समझा पाए होंगे। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब घ हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव। जो महामंदी आई, ठीक है, उसमें क्या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव जो पड़ा उसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि 1929 ईस्वी में की विश्वव्यापी मंदी का पश्चिमी देशों के साथ साथ उनके उपवेशों के गंभीर प्रभाव पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था भी इनके प्रभाव से अछूती नहीं रही। भारतीय अर्थव्यवस्था पर मंदी के प्रभाव का क्या विवरण जो है इस प्रकार है। ठीक है, विवरण जो हम इस प्रकार है। ठीक है, पहला क्या है? व्यापारिक क्षेत्र का प्रभाव। उसके बाद इस समय भारत एक कृषि वस्तु निर्यातक देश था। यह तैयार माल दूसरे देशों से आयात करता था। आर्थिक मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात, ठीक है, घटकर आधा रह गया था। अंतरराष्ट्रीय बाजार की गिरती कीमतों, ठीक है, गिरती कीमतों का प्रभाव क्या हुआ? वहां पर जो गिरती कीमतों का प्रभाव ठीक है, भारत पर भी पड़ा और यहाँ वस्तुओं की कीमतों की गिरावट आई। क्या हुआ? यहाँ पर वस्तुओं की जो है कीमतों पर गिरावट भी आई। उसके बाद क्या होता है? सन 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों पर 50% की गिरावट क्या हुई? दर्ज की गई। दूसरा है किसानों की स्थिति का प्रभाव। ऐसे कृषि का उत्पाद एवं निर्मित सामान जिनके अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग से गिरावट की गई। जूट और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग घटने का उनका निर्यात बंद हो गया। फलस्वरूप कच्चे पटसन की कीमतें 60% से अधिक गिर गईं।
ऐसे ऐसे में जिन किसानों ने पटसन की कृषि हेतु ऋण लिए थे, उनकी उनकी स्थिति पर इनका बुरा प्रभाव पड़ा और वे पहले ही अधिक कर्जदार हो गए। और क्या हुआ, वो पहले ही कर्जदार हो गए। ठीक है। तीसरा क्या था मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो? तीसरा था कि शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का प्रभाव। मंदी का शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव डालना नहीं पड़ा डालना क्या डा, डाल क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? क्या हुआ, अर्थव्यवस्था के अधिक प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि वहाँ अधिकतर क्या हुआ, वेतन भोगी वर्ष के लोग रहते थे। क्या थे? वेतन लोभी, क्या वेतन भोगी वर्ष के लोग रहते थे। उसके बाद या फिर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे जिन्हें भूमि का लगान प्राप्त होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योग की सुरक्षा हेतु सीमा शुल्क बढ़ा दिया था, जिससे उद्योग को भी लाभ हुआ। सरकार द्वारा लगान कम करने के कारण किसानों की स्थिति विपन्न हुई हो गई। एक और किसानों को उनके उत्पादों की उचित कीमत नहीं मिल रही थी, तो दूसरी ओर उन पर लागन व ऋण का भारी बोझ था। इस तरह मंदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भारी आक्रोश व्याप्त किया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा हो गया है, हम लोग देखेंगे कि चौथा। हम लोग क्या करेंगे? चौथा देखेंगे। ठीक है, चौथा है हमारा विश्वीकरण की प्रक्रिया का पूर्ण जीवन। तो यहाँ पर हम लोग पूर्ण जीवन के बारे में देखेंगे और समझेंगे भी। तो मंदी के दौर से प्रभावित भारत के बहुमूल्य धातुओं से सोने का निर्यात करने लगा। अर्थशास्त्री कीन्स के अनुसार भारतीय सोने का निर्यात से भी वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनः जीवित करने में क्या हुआ, सहायता मिली। उसके बाद है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पाद को एशियाई देशों में क्या स्थानांतरित करने का निर्णय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला क्या है? पहला है मेरे प्यारे बच्चों कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना 1920 ईस्वी के दशक में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थानों में 70 के दशक के मध्य में कई परिवर्तन किए गए। परिवर्तित परिस्थिति में विकासशील देश अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों से ऋण और विकास के संबंधी सहायता ले सकते थे। उसके बाद क्या होता है दूसरा, कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विश्वव्यापी प्रसार 50 से 60 से दशक की एक प्रमुख विशेषता थी। इसका प्रमुख कारण था कि अधिकतर देशों की सरकारें देश में बाहर से आने वाले सामान पर भारी आयात शुल्क वसूलती थी। क्या थी? भारी आयात शुल्क जो थी वो लोग क्या करते थे, वसूली कर लेते थे। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को क्या हुआ, अपने संयंत्र उन्हीं देशों में लगाने को विवश होना पड़ा जहां वे अपने उत्पाद बेचना चाहते थे। इस तरह उन्हें घरेलू उत्पादकों के रूप में काम करना पड़ा था। उसके बाद है तीसरा कि 1970 ईस्वी के दशक में एशियाई देशों ने बेरोजगारी बढ़ाने लगी। ऐसे में बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने एशियाई देशों में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्योंकि यहाँ उन्हें क्या हुआ था, कर्मचारियों को कम वेतन देना पड़ता था। अन्य एशियाई देशों की तुलना में चीन क्या थी, चीन कम वेतन देना पड़ता था। क्या थी? चीन को जो था कम वेतन देना पड़ता था।
चीन में जो था कम वेतन देना पड़ता है। अतः बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने चीन में, ठीक है क्या, चीन में अन्य देशों की तुलना से अधिक उत्पादक इकाइयां स्थापित की। इससे वैश्विक वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रवेश परिवर्तित हुआ। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, चौथा प्रश्न है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर ध्यान पूर्वक समझेंगे। चौथा प्रश्न क्या है, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के दो उदाहरण दें। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इतिहास के दो उदाहरण दे देते हैं फटाफट। पहला है कि पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद खाद्य के उपलब्धता के तकनीक के प्रभाव के बारे में जानेंगे। सबसे पहले कि 1890 ईस्वी तक वैश्विक अर्थव्यवस्था आकार ले चुकी थी। क्या थी, आकार ले चुकी थी। तकनीकी विकास के चलते खाद्य उपलब्धता पर भी इसका क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। इसका विवरण इस प्रकार है। देखिए इसका प्रभाव हम लोगों ने क्या किया समझा। उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, विवरण को हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग समझेंगे। ज्यादा नहीं, दो विवरण है, ठीक है, दो विवरण को हम लोग क्या करेंगे, प्यार से समझेंगे। ठीक है प्यारे 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 बच्चों। पहला, रेलगाड़ियों का विकास। क्या, रेलगाड़ियों का विकास, ठीक है, रेलगाड़ियों का विकास। अब भोजन एवं, ठीक है, भोजन एवं बेरोजगार की तलाश, क्या तलाश में लोगों ने अपने गांव एवं कस्बों से हजारों मील दूर जाना शुरू कर दिया था। खाद्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए रेलवे का उपयोग किया जाने लगा। पानी के जहाजों द्वारा इसे दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता था। तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ियों की मदद से किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर स्थित क्या बाजारों में क्या क्या करते थे, सरलता से पहुंचना संभव हो सका। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से देखते हैं दूसरा। उसके बाद दूसरा है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों के नहरों का विकास। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर नहरों के विकास के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जान लेंगे कि भारत के पंजाब राज्य में खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को हम देख सकते हैं। यहाँ पर भारत सरकार, जब भारतीय है तो भारत की ही तो सरकार होगी ना, ने अर्ध रेगिस्तानी पर क्या परती जमीनों पर उपजाऊ बनाने के लिए नहरों का जाल बिछा दिया, जिनका उद्देश्य निर्यात के लिए गेहूं की खेती करने के लिए था। फलस्वरूप पंजाब के गेहूं के उत्पादन की वृद्धि हुई और गेहूं का क्या हुआ, निर्यात किया जाने लगा। ठीक है, तभी तो सबसे ज्यादा देखिए कि सबसे ज्यादा अगर गेहूं पाया जाता है तो पंजाब में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, ध्यान पूर्वक समझेंगे। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझने की बारी, क्योंकि आपके बोर्ड में ही आने वाले हैं। हम बार बार नहीं बताएंगे कि वेरी मोस्ट, क्योंकि हम यहाँ पर वेरी मोस्टली लेके आए इस चैप्टर से। ठीक है, आपको इस चैप्टर से इतना ही पढ़ के जाना है, ज्यादा इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ के जाना है। तीसरा क्या है कि रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास। 1870 ईस्वी के ठीक है दशक तक अमेरिका के यूरोपीय देशों का मांस का निर्माण करना असंभव नहीं था, क्योंकि रेफ्रिजरेशन ठीक है तकनीक का विकास न होने से मांस, अंडा, मक्खन, ब्रेड, आलू जैसे पदार्थ शीघ्र ही खराब हो जाते थे। अतः उस समय जीवित जानवर भेजे जाते थे जिन्हें यूरोप में काटा जाता था, लेकिन जीवित जानवर बहुत अधिक जगह घेरते थे। लंबी यात्रा में अनेक पशु मर जाते थे। ठीक है, उसके बाद अनेक जानवरों का वजन इतना घट जाता था कि वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे। अतः यूरोप में मांस खाना इस महंगा सौदा था। क्या था, इस महंगा सौदा था। क्या था, महंगा सौदा था। रेफ्रिजरेशन
रेफ्रिजरेशन तकनीक का विकास होने और जहाज़ों में इसका इस्तेमाल होने से शीघ्र खराब होने वाले सामान को दूरस्थ में सुरक्षित भेजना असंभव हो सका। जब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड आदि देशों से यूरोप को जीवित जानवरों के बजाय उनका क्या हुआ, मांस भेजा जाने लगा। ठीक है, इससे ना केवल समुद्री यात्रा में होने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम पर भी गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में अधिक लोगों के भोजन में मांसाहारी शामिल हो गया। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर समझेंगे कि समझौते का क्या अर्थ है। उत्तर में लिखा है 2 विश्व युद्ध के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को निर्धारित करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण बेरोजगार को बनाए रखा जाए। इस फ्रेमवर्क पर जुलाई 1944 ईस्वी में अमेरिका स्थिर न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन में क्या हुआ, सहमति बनी थी। ठीक है, उसके बाद इसे ब्रेटन वुड्स समझौते के रूप में माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, माना जाता है। ठीक है, उसके बाद सदस्य देशों के विदेश व्यापार में लाभ और घाटे से निपटने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। युद्ध के पश्चात पुनः निर्माण हेतु धन का इंतजाम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक का गठन किया गया। इसीलिए क्या हुआ, विश्व बैंक और IMF। ठीक है, क्या मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिख देते हैं IM और F। ठीक है, IMF ठीक है, IMF को ब्रेटन वुड्स, ठीक है, ब्रेटन वुड्स संस्थान पर ब्रेटन वुड्स टीवन भी कहा जाता है। इसी आधार पर युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को क्या हुआ, प्रारंभ ब्रेटन वुड्स व्यवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 6 जो है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो हमारा 6 है कि कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले क्या गिरमिटिया मजदूर हैं। क्या है, आप लोग अपने आप को क्या कीजिए, सपोज कीजिए, मतलब कल्पना कीजिए, समझिए। ठीक है, इस अध्याय में दिए गए क्या विवरणों को आधार पर अपने हालात और अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम पर क्या करना है, पत्र लिखना है। ठीक है, क्या करना है, पत्र लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, प्यार से समझेंगे। सबसे पहले तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले इसको हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले उत्तर में लिखना है राम बच्चन, मैं राम स्वरूप, मैं राम सिंह, या मोनू, सोनू, चोनू, चिंटू, पिंटू, जो भी हो। ठीक है, भारत से जाने वाला एक क्या गिरमिटिया मजदूर था। क्या था, गिरमिटिया मजदूर था। मुझे 20वीं सदी की शुरुआत 10 वर्ष के एक अनुबंध पर क्या हुआ, त्रिनिदाद के लिए जाना पड़ा। ठीक है, वहां से मैंने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था। क्या लिखा था, उसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे।
कि है मेरे माता पिता श्री। ठीक है, चलिए देखते हैं। आदरणीय माता पिता, माता जी, पिताजी, सादर चरण स्पर्श। भाई माता पिता हैं तो बिल्कुल चरण स्पर्श करेंगे आप लोग। मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से आप लोग सकुशल होंगे। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी उन्होंने। ये लिखा मेरे प्यारे बच्चों कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि ईश्वर की कृपा से क्या होंगे, आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मतलब कुशल होंगे। ठीक है, सकुशल होंगे। ठीक है, हमसे भी अच्छे होंगे। यहाँ मुझे काम तो तत्काल मिल गया, लेकिन काम की परिस्थितियां विपरीत हैं। क्या, हमें देखो काम तो यहाँ पर मिल गया, लेकिन जो काम की परिस्थितियां हैं वो विपरीत है, मतलब उल्टी हैं। यहाँ पर लाए यहाँ पर लाने से पहले मुझे जिन सुविधाओं का क्या हुआ था, आश्वासन दिया गया था, मतलब यहाँ पर मुझे क्या गया था, पर्सनालिटी, मतलब क्या, पर्सनालिटी नहीं, क्या बोलते वो हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों की। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ पर फ्रेश, यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, बताया गया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं चाय, क्या, चाय बागान में काम कर रहा हूँ, मतलब चाय को है उसको क्या करना है, बगिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ गिरमिटिया मजदूर से गुलामों जैसा व्यवहार किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मजदूरों से गुलामों जैसा क्या किया जाए, जैसे गिरमिटिया जैसे गुलाम थे उनको वैसे काम किया जाता है यहाँ पे। यदि कोई मजदूर यहाँ से भागने का प्रयास करता तो पकड़े जाने पर उसे कठोर दंड दिया जाता है। सप्ताह में यह एक भी छुट्टी नहीं मिलती है। रोज, क्या यहाँ पर भी एक भी सप्ताह में छुट्टी नहीं मिलती है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद रोज रोज काम रोज काम करने से बहुत थक जाता हूँ। यदि तबीयत खराब होने पर काम पर ना जाऊं तो वेतन काट लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो काम, तबीयत खराब होने पर अगर काम पर नहीं जाएंगे ये लोग तो इनको भी वेतन काट लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ की परिस्थितियां से मैं ऊब गया हूँ, लेकिन अनुबंध की अवधि तो पूरी करनी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर जो भी हम क्या किया है, अवधि जो हुई है, अनुबंध हुआ है, उसका क्या करेंगे, उसको तो पूरी ही करनी पड़ेगी। मैं कुछ पैसे भेज रहा हूँ जो बड़ी कठिनाई से बचा पाया हूँ, क्योंकि काम के दौरान मेरे हाथ लगी चोट की वजह से मैं पिछले 10 दिनों तक काम नहीं जा सका। ऐसे में क्या हुआ, तनख्वाह कट गई। ऐसे में क्या हुआ, उनकी जो तनख्वाह थी वो कट गई। बस अब मुझे इंतजार है उस दिन का जब मेरा अनुबंध क्या होगा, अनुबंध समाप्त होगा, मतलब जो हमारी जो है अनुबंधी जो क्या होगी, वो जो बंधता है उसको क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और वापस अपने घर आऊंगा। आप लोगों के पास पत्र का जवाब शीघ्र दूंगा। देखिए, आप लोगों के पास आऊंगा और पत्र का जवाब शीघ्र दीजिएगा। ठीक है, पत्र का जवाब जो है शीघ्र दीजिएगा। आपका पुत्र राम बच्चन, राम भरोसे, राम सिंह, चुंटू पिंटू पिंटू सिंटू, जो कोई हो, ठीक है, वो अपना नाम लिख लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम नहीं भी लिखेंगे तो राम बच्चन को ही पढ़ा रहने दीजिए। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लू, उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लू, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा जो नेक्स्ट है उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, अच्छी तरीके से देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर उसको भी देखने की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पे देखना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हमारा है कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों की व्याख्या करें। तीनों प्रकार की गतियों के भारत और भारतीय से संबंधित एक उदाहरण दे और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि आर्थिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमयों में 3 तरह की गतियों के बारे में देखेंगे और उन पर क्या करेंगे, व्याख्या भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं उत्तर। ठीक है, उत्तर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर है कि अर्थशास्त्रियों ने
क्या अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय क्या विनिमय में तीन तरह की गतियों या क्या गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। क्या क्या गतियों या प्रवाहों को यहाँ पर क्या क्या है उल्लेख किया है। उसके बाद पहला है व्यापार का प्रवाह। यह प्रवाह 19वीं शताब्दी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। क्या था? आज तक व्यापार तक ही सीमित था। दूसरा है श्रम का प्रवाह। तीसरा, इस प्रवाह में लोग काम या रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरी जगह जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? उसके बाद जो तीसरा है उसको भी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर समझ लेंगे। उसके बाद तीसरा है पूंजी का प्रभाव। देखिए पूंजी का प्रभाव, देखिए ये तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो हम लोग पूंजी का प्रभाव देखते हैं। इस प्रभाव में अल्प एवं दीर्घ अवधि के लिए दूर दरार के क्षेत्रों में निवेश किया जाता है। क्या होता था? निवेश किया जाता है। ठीक है। उसके बाद उपरोक्त तीनों प्रवाह एक दूसरे से प्रतिबंध थे और तत्कालीन जन जीवन को प्रभावित करते थे। भारत में भारतीय से संबंधित तीनों इस प्रकार की गतियों के तीन उदाहरण इस प्रकार हैं। सबसे पहले है वस्तुओं के प्रवाह का उदाहरण। ठीक है, वस्तुओं के प्रवाह का उदाहरण। ठीक है, वस्तुओं के प्रवाह का उदाहरण। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद मेरे प्यारे प्यारे गुल्लो हैं कि भारत के अपने पड़ोसी देशों से अच्छे व्यापारिक संबंध थे। भारत से गेहूं, सूती, ऊनी, रेशमी कपड़े, क्या मसाले, कपास आदि विदेश भेजे जाते थे। प्रारंभ में यूरोपीय देशों में भारतीय कपड़ों की बड़ी मांग ली। 1812 से 1871 ईस्वी के बीच भारत से होने वाला कच्चे कपास का निर्यात 5% से बढ़कर 35% हो गया। कपड़ों की रंगाई के लिए बड़े पैमाने पर नील का निर्यात किया जाता था। ब्रिटिश काल में भारत ने अफीम की खेती बड़े पैमाने पर की जाती थी और उनका निर्यात चीन को किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ तक क्या हो गया हमारा समझ में आया क्वेश्चन। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, उसके बाद जो है उसको हम लोग देखते हैं कारीगरों और इंजीनियरों श्रमिकों को विदेशों में बगानों, खादों, सड़क निर्माण और रेल परियोजनाओं में काम करने के लिए ले जाए गए। गिरमिटिया मजदूरों के अनुबंध। ठीक है, मजदूरों के अनुबंध में यह शर्त रहती थी कि आश्रमिक 5 वर्ष का अनुबंध, मतलब जो 5 वर्ष का जो बंधता थी, ठीक है, पूरा करके ही अपने देश वापस लौट सकेंगे। भारत के अनुबंधता गिरमिटिया श्रमिकों को प्रमुख रूप से कैरिबियाई द्वीप का गुयाना, त्रिनिदाद, सूरीनाम, मॉरिशस, फिजी, और उसके बाद सीलोन, मलाया आदि स्थानों पर भेजा जाता था। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो है तीसरा पूंजी के प्रभाव का उदाहरण। ठीक है, जो पूंजी के प्रभाव का जो उदाहरण है उसको भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। पूंजी के प्रभाव का उदाहरण भारतीय साहूकारों और महाजनों ने बंध और दक्षिण पूर्व एशिया में मेरे प्यारे बच्चों निर्यातोन्मुखी कृषि के लिए ऋण दिए। उनके लिए वे या तो स्वयं धन निवेश करते थे या यूरोपीय बैंकों को ऋण देते थे। ठीक है, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्या है, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं देखिए, अरे क्या किए, ये दिए। उसके बाद अपने ही देश वापस लौट सकेंगे। भारत में अनुबंध गिरमिटिया श्रमिकों को प्रमुख रूप से कैरिबियाई और यहाँ तक क्या हुआ गुयाना, ये तो देखिए आपको बता दिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे। क्या करते थे, यूरोप बैंकों में ऋण लेते थे। भारतीय व्यापारी और
भारतीय व्यापारी और महाजन यूरोपीय क्या उपनिवेशकारों के पीछे पीछे अफ्रीका पहुंच गए। हैदराबादी सिंघी व्यापारी इसमें सबसे अग्रणी थे। इस तरह विश्व में पूंजी का प्रभाव वृद्धि हुई। इस तरह अंतरराष्ट्रीय आर्थिक क्या विनियमों में तीन तरह की क्या हुई गतियां क्या गतिशील रही। ठीक है, क्या हुई गतिशील रही। तो चलिए हम लोग आगे देख। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूपी बोर्ड की दृष्टि से। ठीक है, तो हमारा जो ये लास्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के दौरान दक्षिण अफ्रीका में स्वर्ण हीरा खनन के बारे में जानकारियां इकट्ठी करें। सोना और हीरा कंपनियों पर जिसका नियंत्रण था, खनिज कौन लोग थे और उनका जीवन कैसा था। ठीक है, और उनका जो जीवन था वो भी कैसा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले उत्तर है, दक्षिण अफ्रीका में 19वीं शताब्दी के दौरान हीरा और सोने के खनन में तेजी आई। क्या वह तेजी आई? अफ्रीका में सोने एवं हीरे की खानों को खोजने के लिए ब्रिटेन मांस जैसे बड़े यूरोपीय देशों में खनिज खोजी दलों का गठन किया। ठीक है, इन खोजी दलों में अफ्रीका महाद्वीप की कठिन भौतिक परिस्थितियां का सामना करते हुए ठीक है, सामना करते हुए इनको विभिन्न क्षेत्रों के नक्शे बनाए और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते खोजे। बाद में इन यूरोपीय देशों ने अफ्रीका का बंटवारा किया, जिसे अफ्रीका का कागजी बंटवारा के नाम से जाना जाता है। अफ्रीका के सोने एवं हीरे की अधिकांश खानों पर ब्रिटेन व फ्रांस का नियंत्रण था। अफ्रीकी में किम्बरले खान द अफ्रीका विश्व के सबसे बड़ी हीरे की खान है। विश्व का सबसे विशाल ठीक है विश्व का सबसे विशाल हीरा 3106 कैरेट के दक्षिण अफ्रीका प्रीमियम खान से जनवरी 1905 ईस्वी के सर थॉमस कुलियान ने खोजा था। इसीलिए इनका नाम कुलियान हीरा रखा गया। दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग नगर विश्व से स्वर्ण नगर के नाम से मशहूर है। इन खानों में काम करने वाले अधिकतर अफ्रीकी नागरिक होते थे, जिनकी स्थिति अत्यंत दयनीय होती थी। इस श्रमिकों से कठोर श्रम कराया जाता था। इनकी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जाता था। कभी कभी उत्खनन के दौरान भूमिगत खानों से निकलने वाली जानलेवा गैसों के प्रभाव से कई श्रमिक मारे जाते थे। खानों में काम करने वाला श्रमिकों की स्थिति गुलामों जैसी थी। इन्हें घूमने फिरने की स्वतंत्रता नहीं थी। इन्हें बड़ों में बंद रखा ठीक है, चलिए यहीं तक था हमारा। बंद रखा जाता था। यदि कोई मजदूर इस प्रबंध के मुक्त होकर भागने का प्रयास करता था तो उसे पकड़ने के कठोर दंड दिया जाता था। पकड़ने के बाद उसको क्या करते थे? कठोर दंड भी देते, कभी कभी उनकी हत्या भी कर देते। अब देखिए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, यहाँ तक क्या हुआ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए आपको बस एक लाइक करने को कहेंगे और मेरे प्यारे बच्चों 5 दोस्तों को शेयर करने को कहेंगे। क्या? 5 दोस्तों को शेयर करने के लिए कहेंगे। और हमको गुरु दक्षिणा में कुछ नहीं चाहिए। देखिए भाई, इतनी मेहनत करते हैं, 54 मिनट बराबर बोले हैं। ठीक है, उससे पहले 1-1.5 घंटा हमको क्या करता है? सीरीज तैयार करने में लगता है। देखिए 1 से 1.5 घंटा तो सीरीज तैयार करने में लग जाता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं?
जो सामाजिक विज्ञान का 1 शॉर्ट है उसको जो हम लोग इम्पोर्टेंट जो छपने वाले होते हैं, ठीक है, उसको हम आप लोगों के बीच में लाते हैं और उसको समझाते हैं आप लोगों को, ठीक है, कि अच्छे से मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ जाए और रट्टा ना मारते हुए मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो अच्छी तरीके से उनको क्या करें, अच्छी तरीके से एग्जाम उनका निकल जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला जो हमारा चैप्टर आने वाला है 4, जो अगला चैप्टर 4 आने वाला है 4, जो हमारा अगला चैप्टर 4 आने वाला है, कौन सा, उस चैप्टर का नाम है यौद्योगिकी, यौद्योगिकी का युग। इसके बारे में हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बहुत सी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों मैं आर एस के आप लोगों की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने चैप्टर का नाम मेरे प्यारे बच्चों जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़िएगा और अपने एग्जाम बहुत अच्छी तरीके से दीजिएगा, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आपके जो सारे चैप्टर्स हैं एग्जाम से पहले क्या कर देंगे, करवा देंगे, ठीक है। आपको बारी बारी से वीडियो देखते रहना है और आपको कहीं नहीं जाने की ज़रूरत है। आप लोग जब जुड़ ही चुके हैं द आर एस के स्टडी पॉइंट में, द आर एस के स्टडी स्टडी पॉइंट में, जब आर एस के स्टडी पॉइंट में आप लोग जुड़ ही चुके हैं तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। हम आपको आशा के साथ में कहते हैं, ठीक है, कि आपको अच्छे अंक प्राप्त कराएंगे। हमारी टीम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। अभी शुरुआती दौर है, ठीक है, तो इस समय भाई मोबाइल से बनाते हैं, कहीं क्या करते हैं मेरे प्यारे प्यारे लोग कॉपी पे बनाते हैं, बोर्ड है, बोर्ड पे बच्चों को समझाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपकी फुल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो आप सपोर्ट करिएगा। आप टीचर और कुछ नहीं चाहता है, बस क्या चाहता है कि हमारे प्यारे बच्चे बस हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की क्या करें, जोड़ने की कोशिश करें। अपने घर क्या करता है, बच्चों को जोड़ता है, उससे क्या करता है, जो हम पढ़ाते बच्चों को, हमारे पढ़ाए हुए बच्चे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ें और अच्छे ज़्यादा अंक प्राप्त करें, ठीक है। तो थैंक यू इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लों, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।